तो हम कंप्लेंट भी करेंगे, हमें बताइएगा। चलिए खैर, पहले ही क्वेश्चन से शुरू करते हैं या पहले ही टर्म से शुरू करते हैं, एकदम नीटली समझने की कोशिश करेंगे। आप पोल में जवाब दे सकते हैं। अप्रोच डेवलप करनी है हमें कि इन टर्म्स को यूज कैसे करेंगे पेपर में, नहीं तो सेम टर्म, जैसे अपॉर्चुनिटी एक वर्ड है, यानी अवसर देना, अवसर देना कैसे नेगेटिव बन सकता है, मैं अभी आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में बताऊंगी। ठीक है, तो समझते हैं कहानी क्या है। यहां पे जो पहला हमने एक तरफ हमने नेगेटिव वर्ड्स को लिखा हुआ है जो रेड कलर से हैं ऑफ कोर्स, और दूसरी तरफ आपका पॉजिटिव वर्ड्स कह लीजिए या जो सकारात्मक माने जाते हैं उनको ग्रीन से। ठीक, ये तो बिल्कुल अंडरस्टूड ही है। तो पहला जो टर्म हम डिस्कस कर रहे हैं वो है स्टैंडर्डाइज्ड या स्टैंडर्डाइजेशन, या फिर इसी को आप यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है ना। तो ये एकदम नेगेटिव है। स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन लिखा हो, स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट लिखा हो, स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम लिखा हो, यानी मानकीकृत चाहे आकलन हो, मानकीकृत चाहे आपका किसकी हम बात करें, इंस्ट्रक्शन यानी अनुदेशन हो, निर्देशन हो, चाहे पाठ्यचर्या हो। बहुत माइन्यूट केसेस में ऐसा हो सकता है कि स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट को ठीक माना जाए, बट बहुत रेयर केस है वो, अदरवाइज ये नेगेटिव ही चलेगा। ठीक, तो ये एक बात है, इसको हमको अवॉइड करना है, इसके साथ नहीं जाना है। इसका जस्ट ऑपोजिट है फ्लेक्सिबल या डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, यानी यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन नहीं। यूनिफॉर्म कपड़ों में अच्छी लगती है, ये बात मैं आपके साथ बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूं कि जब आप स्कूल जाते हैं तो सारे बच्चों की यूनिफॉर्म एक जैसी होती है, वो अच्छी बात है। कौन किस घर से आता है, कोई गरीब है, अमीर है, किस जाति, किस समुदाय, किस भाषा को बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक जैसे हैं। यूनिफॉर्म मतलब सेम है सबके लिए, वो जो यूनिफॉर्म स्कूल की होती है। लेकिन टीचिंग मेथड्स में यूनिफॉर्मिटी होना इज नॉट द राइट थिंग, कि सबको आप वन साइज फिट्स ऑल नहीं कर सकते, सबको एक डंडे से नहीं हाँक सकते, अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करना है। कुछ बच्चे होंगे जो मुश्किल लगती होंगी, उनको चीजें थोड़ा स्लो सीखते होंगे, उनके लिए अलग मेथड डिफिकल्टी का, दूसरे बच्चे जो जल्दी सीख जाते हैं उनके लिए अलग। तो डिफरेंशिएटेड होनी चाहिए इंस्ट्रक्शन, ना कि स्टैंडर्ड होनी चाहिए। या फिर स्टैंडर्ड का मतलब भी ये सुनने में अच्छा लगता है कि मानकीकृत, बट स्टैंडर्डाइजेशन में इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विविधताएं, कि एक बच्चा जो धीमे सीखता है, दूसरा बच्चा जिसका इंटरेस्ट किसी और चीज में है, तीसरा बच्चा कोई और भाषा बोलता है, तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान नहीं रखा जाता। जहां भी स्टैंडर्डाइजेशन या यूनिफॉर्मिटी की बात आ जाती है, वहां सबको हम एक ही रूप से देखते हैं, जबकि सारे बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते, नहीं तो रोबोट्स हो जाएंगे। ठीक है ना। तो हमको फ्लेक्सिबिलिटी, और क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन या यूनिफॉर्मिटी किस तरफ लेके जाती है हमें, ये लेके जाती है हमें रिजिडिटी की तरफ, जिसको हम कहते हैं ठोस होना या जिसमें लचीलापन ना हो। हमें जाना है फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ। फ्लेक्सिबिलिटी है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन में, यानी विभेदी अनुदेशन में। क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप बेहतर समझ पाएंगे इस चीज को। क्वेश्चन पढ़िएगा, व्हाट शुड बी द पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज इन अ क्लासरूम विद डाइवर्स लर्नर्स। क्योंकि बच्चे की क्लासरूम कैसी होगी, डाइवर्स होगी, यानी ऐसी कक्षा होगी जहां विविध शिक्षार्थी हैं, मल्टीपल तरह के बच्चे हैं, है ना। एक बच्चा है जो एक भाषा बोलता है, दूसरा बच्चा है जो किसी अलग जाति समुदाय से आ सकता है, तीसरा बच्चा है जो वंचित समूह से भी आ रहा होगा। तो हर तरह के बच्चे हैं, डाइवर्सिटी है, विविधता है क्लास में, सब एक जैसे नहीं है। तो कौन सा मेथड या पेडागोजिकल स्ट्रेटजी, बात वही है, पेडागोजिकल स्ट्रेटजी मतलब शैक्षणिक रणनीति बेहतर होगी ऐसी क्लास में जहां विविधता वाले बच्चे हैं। सारे बच्चे वैसे भी सेम नहीं होंगे। रीजनेबल एकोमोडेशन, यानी आपको क्या करना है, उचित समावेशन करना है। एकोमोडेशन बहुत ही प्यारा शब्द है कि आपको एकोमोडेट कर लेना है, एक तरह से इंक्लूड कर लेना है या चेंज कर लेना है अपने मेथड में या स्ट्रेटजीज में। बात तो सही लग रही है। स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट, मानकीकृत मूल्यांकन, अलग अलग तरह के बच्चे हैं तो एक ही मेथड से मूल्यांकन क्यों करेंगे, स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट क्यों करेंगे, नहीं करना है। डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड करिकुलम, ये तो एक तो संदर्भीकरण बहुत जरूरी है। डीकॉन्टेक्चुअलाइजेशन का मतलब है कि आप जीवन से नहीं जोड़ रहे हैं, ये अपने आप में एक टर्म है जिसको हम नेगेटिव मानते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी इन अप्रोच, फ्लेक्सिबिलिटी लिखा होता तो सही है, ये लिखा है इनफ्लेक्सिबिलिटी, यानी अनम्यता या फिर रिजिडिटी एक तरह से, यानी अप्रोच में या मेथड में कोई परिवर्तन है ही नहीं। तो परिवर्तन या डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन जहां हम देख रहे हैं, यानी विभेदी अनुदेशन के जैसी जरूरत हो, नीड के आधार पे आप इंस्ट्रक्शन या मेथड को चेंज करिए। यह है रीजनेबल एकोमोडेशन में, यानी उचित समावेशन हम हर बच्चे का कर पाए। फ्लेक्सिबिलिटी हो, उचित समावेशन या रीजनेबल एकोमोडेशन में क्या है, फ्लेक्सिबली आप, यानी लचीलापन है, आपके मेथड्स चेंज करते हैं आप आवश्यकता के अनुसार। तो ये एक बात हो गई, क्लियर है होपफुली ये बात। तो हमको ये चीज ध्यान रखनी है कि स्टैंडर्डाइज्ड या मानकीकृत इंस्ट्रक्शन जो है, या यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन या असेसमेंट करिकुलम, इनको अवॉइड करके फ्लेक्सिबिलिटी या डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की तरफ जाना है, जहां डिफरेंट इंस्ट्रक्शन के मेथड हो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट टर्म पे। नेक्स्ट टर्म क्या कहता है भाई, हम 18-20 के करीब ये टर्म्स करेंगे और लगभग जितनी भी इंपॉर्टेंट पेडागोजिकल बातें हैं वो इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो ओनली या फिर सेग्रीगेशन, जहां पे हमें ओनली ऑप्शन की तरफ लेकर के जाए, किसी एक ही तरफ झुका के रखा हुआ है पूरे क्वेश्चन को, पूरी बात को, ओनली या फिर
सेग्रीगेशन, यानी ओनली में जनरली सेग्रीगेशन होता ही है, अलगाव होता ही है कि आप एक तरफ ले जाते हैं, कुछ बच्चों को अलग कर दिया है ना, या कुछ ही बच्चों के लिए कुछ स्पेशल करना क्लास में, वो गलत है। वहीं पॉजिटिव टर्म क्या हो जाएगा, इंक्लूसिविटी, यानी इंक्लूजन यानी समावेशन, हर बच्चे को आप समावेशित करके चल रहे हैं, चाहे वो किसी भी भाषा से आता हो, समुदाय से आता हो, पढ़ने में बहुत अच्छा गिफ्टेड हो, चाहे वो एवरेज हो। ठीक, अब क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है देख लेते हैं। असर्शन है यानी अभिकथन है आपका, जैसे पूछे जाते हैं, ओनली स्पेशल चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन 5 नंबर का टॉपिक है। समावेशी शिक्षा से सिर्फ फायदा जो है स्पेशल बच्चों का होता है, जिनकी स्पेशल नीड्स हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी किसी को कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, कोई आपकी ऑडिटरी प्रॉब्लम है, या चलने फिरने से संबंधित कोई लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, उन्हीं को फायदा होता है। नहीं, इंक्लूसिव का मतलब ये एजुकेशन फॉर ऑल, तो सिर्फ नहीं, यहां पे विशेष बच्चे ही लाभान्वित होते हैं। जो ही लिखा हुआ है या ओनली लिखा हुआ है, क्लासरूम सबके लिए है, ओनली के लिए नहीं है कि सिर्फ 2 बच्चों के लिए है। ठीक, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ओनली अपने आप में ही नेगेटिव है। रीजन क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द फिलॉसफी ऑफ एड्रेसिंग ओनली लर्नर्स विद सम इंपेयरमेंट। अगेन सेम बात कह दी इन्होंने कि जिन बच्चों को कोई भी एक दिव्यांगता है, डिसेबिलिटी है, उन्हीं के लिए है। नहीं, एजुकेशन फॉर ऑल है, इंक्लूसिविटी, तो दोनों ही क्या है, नेगेटिव ही है, तो बोथ फॉल्स हो जाएंगे यहां पे, सिंपल, बोथ ए एंड आर फॉल्स। आगे बढ़ेंगे तो हमको समावेशन की तरफ जाना है, ना कि अलगाव की तरफ। इसी से एक और शब्द निकल के आता है, सोशल एक्सक्लूजन, जिसका जस्ट ऑपोजिट होगा इंक्लूजन, जो कि पॉजिटिव है। एक्सक्लूजन या अलग थलग करना, समाज से एक तरह से बहिष्कृत करना या अलग करना। एक ग्रुप आपने बच्चे का अलग बना दिया, वो बच्चे जो बहुत अच्छे हैं उनको अलग बिठा दिया, बाकी बच्चों को अलग बिठा दिया, ये काम हमें नहीं करना, ये नेगेटिव टर्म है। एक सोशल एक्सक्लूजन नहीं, इंक्लूजन चाहिए हमको, यानी ग्रुप में या बच्चे जितने भी क्लास में हैं उन सबको एक साथ लेकर के चलना है, समावेशन करना है, ना कि सेक्लूजन करना है या एक्सक्लूजन करना है। ये सारे वर्ड्स, सेग्रीगेशन हुआ, सोशल एक्सक्लूजन हुआ, ये आपका सेक्लूजन हुआ, ये नेगेटिव शब्द हैं। ठीक, तो क्वेश्चन है, टू केटर टू स्टूडेंट्स फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड टीचर्स शुड प्रैक्टिस, यानी अलग अलग जो बच्चे हैं वो आ रहे हैं, और बात हो रही है अलाभान्वित परिप्रेक्ष्य से आ रहे हैं बच्चे, यानी बच्चे जो हैं वो वंचित पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, यानी वंचित हैं किसी भी आधार पे। हो सकता है समाज में उनको उस तरह से एक्सेप्टेंस ना मिली हो सकता है आर्थिक रूप से कमजोर हो सकता है कोई डिसेबिलिटी हो, इस आधार पे समाज ने अलग रखा हो। तो डिसएडवांटेज्ड बच्चे को क्या करेंगे हम, सोशल एक्सक्लूजन करेंगे? नहीं, सामाजिक बहिष्कार नहीं करना है हमको, क्या करना है, समावेशन करना है। सोशल मार्जिनलाइजेशन, अगेन वही नेगेटिव वर्ड हो गया कि आपने हाशिए पर रख दिया और उनको अलग थलग कर दिया। स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम अभी पढ़ा ही था कि ये नेगेटिव है, सबके लिए सेम नहीं होगा, मेथड, सिलेबस, सब कुछ उसमें चेंजेस या हर एक बच्चे के लेवल के हिसाब से हो, अलग अलग बच्चों के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि आपका सिलेबस हर बच्चे के लिए अलग होता है, बट सिलेबस में हर बच्चे की नीड को ऑलरेडी समाहित करके वो बनाया जाता है। ठीक, डिफरेंशिएटेड करिकुलम में तो सारी ही एक्टिविटीज आ जाती हैं, तो अगर एक बच्चा है जो व्हील चेयर पे, तो उसको भी आप किसी जो भी गेम खिला रहे हैं तो उसको भी इन्वॉल्व कर सकें, ऐसा नहीं है कि सबके लिए सेम मेथड। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यहां अपनाई जाएगी। वो बच्चा जो हाशिए पर है, डिसएडवांटेज ग्रुप से आता है या कोई भी डिसेबिलिटी है, क्योंकि इंक्लूड हमको सबको करना है, क्लास में इंक्लूजन चाहिए, ना कि सोशल एक्सक्लूजन। तो विभेदी अनुदेशन यानी वेरिंग लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे पढ़ा पाना, अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, अलग अलग तरह से सिखा पाए। एक और इंपॉर्टेंट टर्म होता है इंक्लूजन से संबंधित, आईईपी कहते हैं, जिसको मैं रिवाइज करा देती हूँ, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, व्यक्तिगत शैक्षिक परियोजना या पाठ योजना, जिसमें आप स्पेशल बच्चों की नीड को ध्यान में रखते हुए, इंडिविजुअल नीड को ध्यान में रखते हुए अलग अलग लेसन प्लानिंग बनाते हैं या प्लान करते हैं। आते हैं आगे, रिजिडिटी, ये तो बहुत ही कॉमन है, जमानों भर से आ ही रहा है कि रिजिड नहीं होना है आपको अपनी अप्रोच में, यानी अनम्य नहीं होना है, ठोस नहीं होना है, जिसमें कोई परिवर्तन संभव ना हो, फ्लेक्सिबल होना है। तो जहां रिजिडिटी लिखा हो उससे दूर भाग जाना है। अप्रोच कैसी रखनी है, लचीलापन रख रहे हैं अप्रोच में, जहां मेथड में जरूरत हो चेंज की, जहां एनवायरमेंट में जरूरत हो चेंज कर देना है ना। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, एक तरीका काम नहीं कर रहा है दूसरा तरीका अपनाएंगे। रिजिडिटी है बस एक ही ढंग है और उसमें भी बदलाव की गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है ना, तो वो नहीं होना चाहिए। समझते हैं कहानी क्या है। क्वेश्चन है, टिपिकल आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन इंक्लूड। देखिए, क्रिएटिविटी है मतलब कुछ नया करना, और नया करना रिजिडिटी से बिल्कुल दूर है। अगर आप एक ही तरीके पर अटके हैं तो नया कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है। जो रचनात्मक बच्चे हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं ये पहचानना है क्रिएटिव बच्चों की। रिजिडिटी होगी आइडियाज में, अगर रिजिड होंगे, एक ही तरह से सोचेंगे तो नए आइडियाज आएंगे नहीं, तो ऐसा तो संभव नहीं है। फिर आता है हाई टॉलरेंस फॉर बोर्डम, यानी बोर्डम के लिए उनमें बहुत
सहिष्णुता होती है, यानी बोर हो सकते हैं वो, तो फिर कुछ नया सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे। कोई कह रहा है वीडियो रुक रहा है, यहां से तो ठीक चल रहा है भाई। फ्लेक्सिबिलिटी इन थॉट, हाँ फ्लेक्सिबिलिटी होगी उनके थॉट में। कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं, कन्वर्जेंट थिंकिंग इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई है, लास्ट क्लास में ही हमने डिस्कस किया था, वो जो 100 क्वेश्चन जब किए थे, याद कीजिए आप, है ना। हमको ओपन एंडेड थॉट चाहिए, दिशाओं में सोच पाए। फ्लेक्सिबिलिटी जो है एक हाई टॉलरेंस फॉर बोर्डम नहीं, अगर ये बोर होते रहेंगे तो फिर तो कुछ नया प्लान ही नहीं करेंगे। तो विचारों में लचीलापन ज्यादा बेहतर है बाकी ऑप्शंस के मुकाबले। तो रिजिडिटी नहीं, लचीलापन चाहिए, मल्टीपल तरह के सोच, डाइवर्जेंट थिंकिंग, दिशाओं में सोच पाना, ओपन एंडेड थॉट, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये सबसे जुड़ा हुआ है आपका क्रिएटिविटी, रिजिड होने से नहीं। नेक्स्ट है रोट लर्निंग, इससे हमको बचना ही होता है कि एक है रट्टाफिकेशन, तो रटंत विद्या चलंत नाही, तो ये नेगेटिव है, और दूसरा है अर्थपूर्ण अधिगम, जिसकी बात प्याजे, वाइगॉस्की, ब्रूनर ये सब करते हैं। तो मीनिंगफुल लर्निंग जहां पे वो पॉजिटिव है, और अगर हम बात करते हैं रोट लर्निंग की, रटंत विद्या की, आपके रटने के, रटकर सीखने की, तो वो नेगेटिव है, उससे आपको बच्चे को बचाना है। आपका पूरा करिकुलम जो है वो रटने से बचाने के लिए ही है। वीडियो क्लियर नहीं है मैम, बफरिंग, आज ये शिकायत काफी लोग कर रहे हैं, बट यहां से तो चीजें ठीक ही हैं भाई, है ना, यहां से चीजें एकदम ठीक हैं। तो आप लोग अपने वाला इंटरनेट चेक कर लें। चलिए, तो अगर हम देखें रोट लर्निंग, रट के सीखना नहीं, मीनिंगफुल लर्निंग यस, अर्थपूर्ण अधिगम। मीनिंगफुल लर्निंग कब होगी? जब आपने रियल लाइफ से जोड़ दिया, बच्चे के वास्तविक जीवन से जोड़ दिया। तो रियल लाइफ से जोड़ दीजिए, वास्तविक जीवन से जोड़ दीजिए, तो अधिगम अच्छा हो जाएगा। मीनिंगफुल लर्निंग इन्वॉल्व्स व्हाट? प्रोविजंस ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। रिवॉर्ड और पनिशमेंट आपके पूरे सिलेबस में सीटेट के अपने आप में ही नेगेटिव वर्ड्स हैं। आपको रिवॉर्ड और पनिशमेंट यानी दंड और पुरस्कार के लालच या दंड के डर से सिखाना नहीं है, वो एक बहुत अच्छा तरीका नहीं है, उसमें बच्चा रटेगा ही, है ना। सेकेंड ऑप्शन है अपॉर्चुनिटीज टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, यानी एक दूसरे के साथ बातचीत करने के अवसर देना। अब देखो, ये एक अच्छी बात है कि अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अवसर देना एक अच्छी बात है, एक दूसरे से बच्चा इंटरेक्ट कर रहा है, बच्चा एक्टिव है, बच्चा एक्टिव है। रिफ्लेक्शंस ऑन लर्निंग हाउ टू लर्न, यानी सीखने के तरीके पर विचार करना कि कैसे सीखा जा सकता है, इस पे बच्चा सोच रहा है, हाँ मीनिंगफुल लर्निंग है, ठीक है ना। फिर आता है आपका अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपटीशन विद पीयर्स। अब देखो यहाँ अपॉर्चुनिटीज लिखा है और हमें लगता है अवसर देना, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हमने पूरा नहीं पढ़ा और सिर्फ एक टर्म को रट लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। कई क्वेश्चंस में फंस जाता है इंसान, क्योंकि वो पॉजिटिव नेगेटिव को ही रट के गया है, पढ़ के नहीं गया, प्रॉपर पढ़ना भी है क्वेश्चन को। अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपटीशन विद पीयर्स, कॉम्पिटिटिव ईथॉस को बढ़ावा नहीं देना है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा नहीं देना है कि गला काट प्रतिस्पर्धा है ना, मुझे उससे आगे निकलना है, उससे आगे निकलना है, आपको खुद से आगे निकलना है, या बच्चे को कोऑपरेशन सिखाना है, कंपटीशन नहीं, ठीक। तो एक ये चीज है। रिफ्लेक्शंस ऑन लर्निंग हाउ टू लर्न, तरीके पे विचार करना कि सीखने के क्या तरीके हो सकते हैं, इस पे विचार करना, ये भी पॉजिटिव है। अपॉर्चुनिटीज टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, ये भी पॉजिटिव है। हम सेकंड के ऑप्शन के साथ ही जाएंगे, क्योंकि जो थर्ड ऑप्शन है उसमें क्लैरिटी दी नहीं है कि रिफ्लेक्शंस ऑन लर्निंग हाउ टू लर्न, तो इसमें मेटाकॉग्निशन की तरफ ये लेके ज्यादा जा रहा है ना, जो कि पॉजिटिव ही होता है, परासंज्ञान जो है आपका रटने की बजाय, लेकिन बेहतर ऑप्शन आपका सेकंड ही है। तो यहां पे यही अपॉर्चुनिटीज पॉजिटिव हो गया, यही ये अपॉर्चुनिटी लिखा हुआ था कंपटीशन के साथ, तो नेगेटिव हो गया था। तो एक ही वर्ड नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है यदि आप पूरा उसको पढ़ के नहीं समझेंगे किस संदर्भ में पूछा है। नेक्स्ट है टीचर सेंटर्ड क्लासरूम, ये एकदम नेगेटिव मानी जाती है कि शिक्षक केंद्रित कक्षा कक्ष, शिक्षक के हिसाब से सब कुछ तय होगा, खराब है। ये क्या होगा? लर्नर सेंटर्ड, यानी चाइल्ड सेंटर्ड भी आप इसको कह सकते हो, प्रोग्रेसिव एजुकेशन से भी जोड़ सकते हो, जहां बच्चे और टीचर दोनों एक्टिव हैं, टीचर फैसिलिटेटर का काम करता है ना। बफरिंग बफरिंग बफरिंग, कोई कह रहा है सही चल रही है, चलो आ जाओ इधर। फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज वन वेयर टेक्स्ट बुक इज द सेंटर ऑफ ऑल लर्निंग। देखिए लर्नर सेंटर्ड नहीं कहलाएगी ये कक्षा जहां पाठ्य पुस्तक सेंटर में है, लर्नर होना चाहिए सेंटर में, यानी बच्चा होना चाहिए सेंटर में, चाइल्ड होना चाहिए सेंटर में, ना कि पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक कई सारे रिसोर्सेज में वन ऑफ द रिसोर्स है, ओनली रिसोर्स नहीं है, तो ये तो हो गया गलत। रीजन क्या दिया है? स्टूडेंट्स इन मिडिल स्कूल लर्न बेस्ट व्हेन आस्क्ड टू रिप्रोड्यूस द टेक्स्ट। ये भी अपने आप में नेगेटिव है कि रिप्रोड्यूस करना, पुनरुत्पादन करना, मशीन थोड़ी है आपके रट्टा लगा लिया और फिर ऐसे के ऐसे ही उसको पुनरुत्पादित कर दिया, रट के प्रोड्यूस कर दिया, नहीं। चलिए, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, नहीं, दोनों ही गलत हैं, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। चलिए, तो इसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि टीचर सेंटर्ड नहीं, हमको चाहिए लर्नर सेंटर्ड, ना कि टेक्स्ट बुक या टीचर सेंटर्ड, जिसको हम चाइल्ड सेंटर्ड भी कह सकते हैं। स्टिमुलस रिस्पांस जहां आपको दिख जाए ये तो नेगेटिव ही है, इसको डिस्करेज करना लिखा हो कि हतोत्साहित करो इसके प्रयोग को, तब ये सही हो सकता है। देख रहे हो, एक वर्ड जो है मीनिंग चेंज कर देगा कि डिस्करेज स्टिमुलस रिस्पांस, तो बात सही है, लेकिन नॉर्मली जहां स्टिमुलस रिस्पांस दिख जाए, उद्दीपक और अनुक्रिया जिसको हम कहते हैं, उद्दीपक प्रतिक्रिया दिख जाए,
तो वो गलत है। इसमें रेक्टिफिकेशन, रोट लर्निंग होती है स्टिमुलस रिस्पॉन्स से, इसीलिए इसको नेगेटिव मानते हैं हम। को कंस्ट्रक्शन जहां है, इसका ऑपोजिट है को कंस्ट्रक्शन, यानी साथ में मिलकर के ज्ञान की रचना कर रहे हैं बच्चे, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं नॉलेज को, जैसे एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं वैसे वो ज्ञान को रचित कर रहे हैं, मतलब रचना कर रहे हैं ज्ञान की। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, इन अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम लर्निंग इज व्हाट। देखिए सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी सामाजिक रचनावादी, जहां बच्चे को कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे, को का मतलब है एक दूसरे के साथ मिलकर ज्ञान की रचना कर रहे हैं, ग्रुप में सीख रहे हैं। तो बात तो सही है, वाइगॉस्की यही कहते हैं, ज्ञान की रचना करना। और कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि टीचर क्या है, फैसिलिटेटर है, बच्चा भी एक्टिव रहेगा। तो परमानेंट मेजरेबल चेंज इन बिहेवियर, ये तो व्यवहारवाद कहता है। इज अ प्रोसेस ऑफ को कंस्ट्रक्शन, हाँ ये बात पॉजिटिव है। हैपन्स बाय पेयरिंग ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स, तो जहां आ गया वो नेगेटिव ही है कि उद्दीपक और प्रतिक्रिया को जोड़ दो, कि उद्दीपक हो सकता है आपके लिए मार्क्स हो सकते हैं, उद्दीपक हो सकता है कि आपको तेज आवाज नहीं सुनना पसंद, टीचर की डांट नहीं खाना पसंद, तो आप इसलिए रिस्पॉन्स दे रहे हैं यानी पढ़ रहे हैं, तो ये तो करना ही नहीं है। टेक्स प्लेस व्हेन द स्टूडेंट्स, या रिवॉर्ड मिलेगा तो वो स्टिमुलस हो सकता है, रिस्पॉन्स है आपका पढ़ाई करना क्योंकि रिवॉर्ड मिलेगा, ये नहीं करना है। टेक्स प्लेस व्हेन द स्टूडेंट्स आर ऑफर्ड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ये रीइंफोर्समेंट हुआ, स्टिमुलस रिस्पॉन्स हुआ, इनसे बचना है पूरे पेपर में कहीं भी ये दिख जाए तो। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। को कंस्ट्रक्ट करना है यानी ज्ञान की रचना करानी है, बच्चे ग्रुप में सीख पाए हेल्पफुल तरीके से, एक दूसरे को हेल्प करके बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, और टर्म भी है 8। फियरफुल एनवायरमेंट, आपको भय मुक्त वातावरण चाहिए, भयपूर्ण या भय से भरपूर वातावरण नहीं चाहिए। कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट चाहिए, यानी ऐसा एनवायरमेंट जो समृद्ध हो। समृद्ध मतलब बच्चे के अंदर जो पोटेंशियल है उसको बाहर निकाल करके लाए, बच्चा जहां अपनी बात कह पा रहा हो। तो कैसा एनवायरमेंट चाहिए आपको, कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट चाहिए, ना कि फियरफुल एनवायरमेंट। तो डैश शुड बी, तो फियरफुल एनवायरमेंट एक नेगेटिव टर्म हो गया, वहीं कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट ऑफ कोर्स पॉजिटिव ही है। ठीक, डैश शुड बी द बेसिस फॉर अ कॉन्ड्यूसिव क्लासरूम एनवायरमेंट फॉर लर्निंग, यानी क्या आधार होना चाहिए एक समृद्ध कक्षा के वातावरण का, यानी वो कक्षा जो बेहतर है, पॉजिटिव है। डैश अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण का आधार होना चाहिए क्या, पहला ऑप्शन है प्रिंसिपल्स ऑफ कंडीशनिंग। कंडीशनिंग, रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, ये चारों शब्द जहां दिख जाएं इनसे बचना है। क्लियरली मैं एक बार और मेंशन कर देती हूं ये बात कि हमको जहां पूरे पेपर में क्या दिख रहा है, कंडीशनिंग दिख रही है, मान लीजिए, है ना, क्या दिख रही है, कंडीशनिंग, अनुबंधन कहते हैं जिसको हम हिंदी में, कंडीशनिंग हो गई, रिवॉर्ड, पनिशमेंट यानी दंड और पुरस्कार, इन सबसे बचना है। ये हम स्कूल में यूज करते हुए दिखते हैं बट इनको यूज नहीं करना है। और क्या होगा, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, ये ऐसे शब्द हैं जहां दिख जाएं इनसे बचना ही है, ये नेगेटिव हैं। इनके आगे अगर ये लिखा हो कि इनको डिस्करेज करना है या यूज नहीं करना है तभी ये पॉजिटिव संभव है, इनका पॉजिटिव होना, अदरवाइज ये नेगेटिव है। ठीक, तो कोऑपरेशन, कंपटीशन अगेन नेगेटिव ही है, कोऑपरेशन चाहिए हमको, इंडिविजुअलिज्म नहीं, यहां पे हमको कोलैबोरेशन चाहिए, यानी सहयोग और सहकारात्मकता के साथ बच्चे सीख रहे हैं, एक दूसरे की मदद करके। सेग्रीगेट नहीं करना है, बच्चे पे ठप्पा नहीं लगाना, लेबल करना अपने आप में नेगेटिव है, एक्सक्लूजन में ही आ जाएगा जो हमने अभी शुरुआत में पढ़ा था। तो एनवायरमेंट फियरफुल नहीं होना चाहिए, भय मुक्त होना चाहिए, कॉन्ड्यूसिव होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए। देखिएगा नेक्स्ट, ये तो आप जानते ही हैं कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को हम नेगेटिव देखते हैं, यानी बच्चे में अगर आपको अभिप्रेरणा या मोटिवेशन भरनी ही है। मोटिवेशन क्या एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप किसी काम को शुरू करते हैं, आप मोटिवेटेड होंगे, अच्छा सीटेट करना ही है तो किसी काम को आप शुरू करते हैं, फिर बनाए रखते हैं और फिर अचीव करते हैं उस उद्देश्य को। ये सारी प्रक्रिया मोटिवेशन में ही आती है। मोटिवेशन दो प्रकार की होती है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक को हम बहुत पॉजिटिव नहीं मानते, हमें बच्चे में आंतरिक अभिप्रेरणा भरनी है, इंटरनल मोटिवेशन भी कह सकते हो आप इसको, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो ये बेहतर है, क्यों, क्योंकि इसका रीजन अंदर है। ये क्यूरियोसिटी हो सकता है कि जिज्ञासा के लिए बच्चा सीख रहा है, लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, जॉय ऑफ लर्निंग के लिए सीख रहा है, एंजॉय करता है किसी चीज को, जैसे गिटार बजाना, पढ़ना, किसी चीज को जानना, तो वो इंटरनल है। तो इंटरनल मोटिवेशन जागृत करना पॉजिटिव बात है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन जहां है वो पॉजिटिव है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन या एक्सटर्नल मोटिवेशन नेगेटिव टर्म है। क्वेश्चन है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन अमंगेस्ट स्टूडेंट्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय, आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ाएंगे कैसे। पहला ऑप्शन है ऑफरिंग मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड। देखिए रिवॉर्ड अभी हमने डिस्कस किया था, नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। पनिशमेंट अपने आप में नेगेटिव है। बचता क्या है, एक ही ऑप्शन है, फोकसिंग ऑन द जॉय ऑफ लर्निंग, यानी सीखने की खुशी पे या आनंद पे, कि सीखने से जो आनंद मिलेगा उसको एंजॉय करना, यानी रीजन इसमें अंदर है। जहां भी रीजन बाहर है इसका मतलब बाहरी अभिप्रेरणा या एक्सटर्नल मोटिवेशन की बात वहां हो रही है। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
एंटिटी व्यू या फिक्स्ड एबिलिटी, ये पिछले कई सालों से आ रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया समय के साथ। देखते हैं एंटिटी या फिक्स्ड एबिलिटी व्यू की जब हम बात कर रहे हैं, एंटिटी व्यू या फिक्स्ड एबिलिटी यानी जो क्षमता है आपकी, एबिलिटी है वो फिक्स होती है, यानी उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। तो एक बच्चा जो फेल हो रहा है वो तो फेल ही होगा क्योंकि क्षमता बढ़ाई नहीं जा सकती। ये गलत है, नेगेटिव है, ये एकदम बिल्कुल क्रॉस वाली बात है, यानी इसको हम एक नेगेटिव टर्म की तरह देखेंगे। वहीं इंक्रीमेंटल व्यू जो है उसको पॉजिटिव टर्म की तरह देखा जाएगा कि एंटिटी का जो व्यू है, सॉरी एबिलिटी का जो व्यू है उसको हम एंटिटी नहीं मान रहे हैं, यानी फिक्स नहीं मान रहे हैं कि एक प्रोडक्ट नहीं है, रिजिड नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, क्या है, इंक्रीमेंटल है। यानी अगर हम सीखना चाहें तो हमारी क्षमता बढ़ सकती है, इंक्रीमेंटल व्यू ये कहता है। और इंक्रीमेंटल व्यू क्या है, एक पॉजिटिव टर्म की तरह काम करता है कि एबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है, ये मानना है आपको। तो टीचर्स शुड एनकरेज चिल्ड्रन टू थिंक ऑफ एबिलिटी एज, एबिलिटी को हमको क्या मानना है, इंक्रीमेंटल मानना है, यानी उसमें परिवर्तन संभव है, इंक्रीमेंट संभव है, बढ़ोतरी संभव है, क्षमता को बढ़ाया जा सकता है यदि बच्चा सीखे, मेहनत करे। एंड फेलियर एज व्हाट, तो इंक्रीमेंटल ढूंढ लो, फिक्स तो है नहीं, एबिलिटी फिक्स है तो फिर तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, जितना मिल गई उतनी क्षमता रहेगी, अब तो पढ़ना लिखना सब छोड़ दो फिर नहीं। इंक्रीमेंटल है और शेमफुल और ह्यूमिलिएटिंग होना चाहिए एनवायरमेंट। फेलियर को ऐसे देखा जाना चाहिए कि यदि फेल हो गए तो बहुत शर्मनाक बात है, नहीं, यहां पे हम एबिलिटी को इंक्रीमेंटल देख रहे हैं कि क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, और फेलियर को हम एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं कि अभी भी इंप्रूवमेंट का स्कोप है, यानी सुधार के अवसर के रूप में देखना फेलियर को, ऐसे हमको लेके चलना है। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, या नेक्स्ट टर्म क्या है, डीकॉन्टेक्चुअलाइजेशन, जिसको हम एक नेगेटिव टर्म मानते हैं, यानी गैर संदर्भीकरण बोलते हैं हिंदी में, और दूसरी तरफ है आपका कॉन्टेक्चुअलाइजेशन या फिर संदर्भीकरण। कॉन्टेक्चुअलाइजेशन या संदर्भीकरण यानी संदर्भ से, जीवन से जोड़ दो, बच्चे की लाइफ से कनेक्ट कर दो। जिस भी चीज को आप पढ़ा रहे हैं तो एक परिभाषा को भी आप जैसे ही उदाहरण से जोड़ देते हैं, संदर्भ से जोड़ देते हैं, तो वो समझ में आने लगती है। वहीं डीकॉन्टेक्चुअलाइजेशन, जैसे ही कॉन्टेक्स्ट से सामने ये डी लग जाए मतलब नेगेटिव हो गया टर्म, यानी आप जीवन से नहीं जोड़ रहे हैं, रटवा रहे हैं, रोट लर्निंग की तरफ ले जाएगा। तो डैश वुड बी अ कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर चिल्ड्रंस एकेडमिक फेलियर, बच्चे फेल होते हैं असफल होने की या विफल होने के लिए कौन सा एक ऑप्शन जिम्मेदार है कि उनको पढ़ाया नहीं जा रहा मीनिंगफुल तरीके से, या गैर संदर्भीकरण हो रहा है, सिर्फ रटवाया जा रहा है, तो ये एक फैक्टर हो सकता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग तो पॉजिटिव टर्म है कि सब साथ में मिलकर ग्रुप में सीख रहे हैं। इंक्लूसिव क्लासरूम पॉजिटिव है। डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड करिकुलम यानी संदर्भ में नहीं हम पढ़ा रहे, जो आपका करिकुलम है, पाठ्यचर्या है, जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो बच्चे के संदर्भ से, उसके जीवन से नहीं जोड़ पा रही है, उसका कोई संदर्भ ही नहीं है, बस रटवाया जा रहा है, तो ये कारण हो सकता है बच्चे के फेलियर का कि उसको समझ में ही नहीं आ रही चीजें। मीनिंगफुल लर्निंग तो पॉजिटिव है, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट 12th टर्म है आपका स्टैंडर्डाइज्ड, और दूसरी तरफ है कल्चरली रिस्पॉन्सिव। अब स्टैंडर्डाइज्ड को कई तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है, एक एक करके देख लेते हैं। टीजीटी का एग्जाम होगा कब, कुछ भी नहीं कह सकते इन एग्जाम्स को लेके, अभी देखिएगा। तो स्टैंडर्डाइज्ड यानी मानकीकृत, तो ये नेगेटिव ही है हर जगह पे अगर आप देखेंगे। कल्चरली रिस्पॉन्सिव की अगर हम बात करें तो ये अभी नया टर्म है, कुछ साल से ही, मतलब पिछले 1-2 बार से ही यूज करने लगे हैं पेपर में। तो कल्चरली रिस्पॉन्सिव का मतलब है डाइवर्स होनी चाहिए क्लासरूम, और आप अलग अलग तरीके से सिखा पाए, है ना। तो बच्चे मल्टीपल बैकग्राउंड से आ रहे होंगे, तो आप हर एक बच्चे को इंक्लूडेड फील करा पाए। रिस्पॉन्सिव है आपकी टीचिंग, आप अपने बायसेस पे नहीं चलते हैं, ठीक। तो अगर हम देखें स्टैंडर्डाइज्ड यानी मानकीकृत, तो इसको इग्नोर करना है। यहाँ पे असर्शन क्या है, क्लासरूम पेडागोजी शुड बी कल्चरली रिस्पॉन्सिव, यानी मेथड्स आपके कैसे होने चाहिए, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखें, जहां अलग अलग भाषाएं, अलग अलग कपड़े, अलग अलग त्योहार मनाने वाले बच्चे हैं, उनको लेकर के जिम्मेदार आपके मेथड में परिवर्तन संभव है। बात तो सही है कि बच्चे की अलग अलग बच्चों की डाइवर्स नीड्स को आप कल्चरल बैकग्राउंड्स को शामिल कर पाए, पॉजिटिव है ये तो, कल्चरली रिस्पॉन्सिव होना। इक्विटी इन क्लासरूम कैन बी एंश्योर्ड ओनली थ्रू, देखो एक तो ये ओनली आ जाए जहां, और स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम दोनों ही नेगेटिव हैं भाई, आपको डिफरेंशिएटेड करिकुलम या मल्टीपल वेज फ्लेक्सिबल करिकुलम अपनाना पड़ेगा। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। कल्चरली रिस्पॉन्सिव में मल्टीपल वेज अपनाने पड़ेंगे, ना कि एक ही तरीका या एक ही मेथड से आप सबको पढ़ाएंगे। नेक्स्ट टर्म है आपका इक्विटी और इक्वालिटी, जिसको हम पॉजिटिव मानते हैं। समता, इसमें पैरिटी भी लिख सकते हैं, समता या बराबरी। और वहीं अगर हम बात बायस की कर रहे हैं, यानी कि अगर हम बात पक्षपात की कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव है, क्योंकि इसमें इनइक्वालिटी शामिल होती है, किसी भी एक तरफ आप झुके हुए हैं,
तभी बायस कहा जा रहा है आपको कि आप बायस्ड हैं किसी भी एक तरफ। वहीं इक्विटी और इक्वालिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो इक्विटी है समता, यानी नीड के अकॉर्डिंग समझना या एटलीस्ट बराबरी रख पाना जहां जरूरत हो। ठीक, तो स्टेटमेंट है टीचर्स शुड कॉन्स्टेंटली एग्जामिन देयर ओन एटीट्यूड्स एंड बायसेस व्हाइल वर्किंग विद चिल्ड्रन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रह, वो पूर्वाग्रह आपके स्टीरियोटाइप भी हो सकते हैं कुछ, या आप किसी एक तरफ झुके हुए हैं ऐसा हो सकता है ना, कि आपको किसी जाति संप्रदाय या एक बच्चा है जो अच्छा दिखता है इसलिए आपको वो पसंद है ना, और प्यार से बोलता है तो इसलिए पसंद है, बाकी बच्चे नहीं पसंद है। तो आपको अपने बायसेस को भी चेक करना होगा, या एक अच्छी भाषा बोलता है तो आप उसके साथ उसको ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो ये देखना पड़ेगा टीचर को खुद के बारे में भी। बात तो सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है। रीजन क्या है इसका? द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज हिंडर्ड बाय फंक्शनल फिक्सनेस। ये बात भी अपने आप में एक टर्म है, फंक्शनल फिक्सनेस, कि आप समस्या समाधान नहीं निकाल पाएंगे यदि आप एक ही तरीके पे अटक गए, किसी चीज के एक ही सॉल्यूशन पे अटक गए। तो बात तो सही है, लेकिन ये दो अलग बातें चल रही हैं यहाँ पे, है ना। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, थर्ड ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टर्म पे।